नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा रितेश। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे बागवानी में विविधीकरण और इसके जरिए सफल होते किसान के बारे में, और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाएं किस तरह कामयाब हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने के प्रयास में आई तेजी। इस बार भी प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रहा 649.05 लाख लीटर दूध का उत्पादन। रबर की कीमतों में बढ़ोतरी। भारत से बासमती चावल के निर्यात में सुधार। राजस्थान के 8 जिलों में गेहूं खरीद शुरू। हाजिर बाजार में चीनी के दाम बढ़े। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में दलहन के आयात को कम करने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि दलहन का उत्पादन बढ़ाकर देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। श्री सिंह ने कहा कि दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही वर्ष 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार ने इस वर्ष के आम बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहनी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे हम देश को दलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन बीजों से खेतों में उत्पादकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पहले देश दालों का उत्पादन स्थिरता की स्थिति से जूझ रहा था और उत्पादन 140 से 150 टन के आसपास बना हुआ था। 2010 के बाद दलहन उत्पादन में देश में तेजी से परिवर्तन हुआ और 2013-14 में उत्पादन 192.50 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। श्री सिंह ने कहा कि हाल ही में दालों के दामों में आई तेजी को देखते हुए सरकार दालों का बफर स्टॉक भी बना रही है, जिससे आम जनमानस को दाल उचित मूल्य पर मिल सके। इस साल प्याज की जबरदस्त पैदावार के बावजूद चालू सीजन में प्याज की बुआई में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए इस बार भी प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। पिछले सीजन में बेहतर बुआई के चलते जबरदस्त पैदावार के बावजूद चालू सीजन में प्याज की बुआई में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए इस बार प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। नेशनल हार्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी NHRDF के अनुसार वर्ष 2015-16 के चालू सीजन के दौरान फसल कटाई तक मौसम के अनुकूल स्थिति बने रहने से प्याज का कुल उत्पादन 10 से 15% ज्यादा रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में भारत में करीब 1.94 करोड़ टन प्याज का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस सीजन में महाराष्ट्र के नासिक, बीड़, लातूर और औरंगाबाद जैसे प्रमुख शहरों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में प्याज रोपाई का काम जोरदार होने से फसल कटाई तक 2.06 करोड़ टन प्याज उत्पादन होने की संभावना है। श्री गुप्ता ने कहा कि पिछले साल किसानों को प्याज के बेहतर दाम मिले थे, जिससे उन्हें इस सीजन में प्याज की बुआई के लिए प्रोत्साहन मिला। इस सीजन में प्याज के बेहतर दाम न मिल पाने के बावजूद देश के विभिन्न प्रदेशों में प्याज की बुआई बेहतर होने से चालू सीजन में भी प्याज उत्पादन बेहतर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना रंग दिखा रही है। दुग्ध उत्पादकों को मिले प्रोत्साहन के चलते प्रदेश में रोजाना 649.05 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना रंग दिखा रही है। दुग्ध उत्पादकों को मिले प्रोत्साहन के चलते प्रदेश में रोजाना 649.05 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल PCDF का सुदृढ़ीकरण कर दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। PCDF के अधिकारियों के अनुसार उनके प्रयास का ही नतीजा है कि ग्राम्य स्तर पर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन कृषि के सह व्यवसाय के रूप में प्रचलित हो चुका है। इसमें 70 से 80% भूमिहीन, लघु एवं सीमांत किसानों की सहभागिता है। PCDF ने ग्राम स्तरीय प्राथमिक सहकारी समिति का गठन दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराया है। दुग्ध उत्पादन में मिले प्रोत्साहन के कारण
आज प्रदेश में रोजाना 649.05 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश बन चुका है। टायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कच्चे रबर की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्राकृतिक रबर की कीमतें कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में ये 20% तक बढ़ गए हैं। पिछले कई सालों से मंदी की मार झेल रहे रबर उद्योग में पिछले 5 से 6 सप्ताह में कीमतों में 20% का उछाल देखने को मिला है। रबर के मूल्यों में वृद्धि से टायर उद्योग का मुनाफा कम होने के आसार हैं। टायर विनिर्माता की कच्चे माल की कुल लागत में करीब 40% हिस्सा प्राकृतिक रबर का होता है। रबर बोर्ड के मुताबिक सोमवार को कोचीन में RSS 4 ग्रेड का रबर 114 रुपए प्रति किलोग्राम और RSS 5 ग्रेड का रबर 111 रुपए प्रति किलोग्राम में बिका। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 1.5 साल में रबर की कीमतें अपने निचले स्तर पर आ गई थीं और हम देर सवेरे सुधार की उम्मीद कर रहे थे और अगली तिमाही में रबर की कीमतों में और भी सुधार होने की उम्मीद है। भारत से जिन देशों को बासमती चावल का निर्यात होता है, उनमें अत्यधिक आपूर्ति के कारण वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में देश से बासमती चावल के निर्यात पर दबाव रहने का आसार है। एपीडा के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे आयातक देशों ने बासमती चावल की कीमतों में कमी आने पर अपने स्टॉक में बढ़ोतरी की थी। इसके नतीजन भारत का बासमती चावल निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2015 के दौरान 20% बढ़कर 30.7 लाख टन रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 25.7 लाख टन रहा था। भारत से जिन देशों को बासमती चावल का निर्यात होता है, उनमें अत्यधिक आपूर्ति के कारण वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में देश से बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ेगा। राजफेड ने विकेंद्रित खरीद व्यवस्था के तहत जयपुर सहित 8 जिलों में गेहूं की खरीद आरंभ कर दी है। राजस्थान के 8 जिलों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अनुसार राजफेड स्तर पर जयपुर व भरतपुर संभाग के जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में गेहूं की खरीद आरंभ की गई है। खरीद केंद्रों पर 1525 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीनी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, लेकिन भविष्य में इन कंपनियों की आमदनी में इजाफे की उम्मीद से इनके शेयरों की कीमतों में मार्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से मंदी की मार झेल रहे चीनी उद्योग के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। हाजिर बाजारों में चीनी के दाम बढ़ने से चीनी के शेयरों में भी मिठास घुलने लगी है। ज्यादातर चीनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 19% तक बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार गन्ना आयुक्त ने खाद्य मंत्रालय के साथ उत्पादन के आंकड़ों पर विचार विमर्श किया। केंद्र सरकार के अनुमानों के मुताबिक भारत में चीनी उत्पादन घटकर 256 लाख टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल 283 लाख टन था। उत्पादन कम रहने से इसकी वैश्विक कीमतों में सुधार आया है, जिससे चीनी के शेयरों में भी 19% का उछाल आया है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं देश के मैदानी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में छुटपुट बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश का अनुमान है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि में विविधीकरण के बारे में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत का बागवानी उत्पादन वर्तमान में लगभग 280 मिलियन टन प्रति वर्ष तक हो गया है। इससे न केवल छोटे और सीमांत किसानों को समृद्धि प्राप्त हुई है, बल्कि राष्ट्र को खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा भी प्रदान की है। विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। बदलती परिस्थिति में बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसमें और क्या संभावनाएं हैं, जानने के लिए देखते हैं डॉक्टर SK मल्होत्रा, बागवानी आयुक्त से साक्षात्कार। धान, गेहूं जैसी कभी कृषि एकल पद्धति पर निर्भर रहने वाला किसान आज विविधीकरण की तरफ मुड़ चुका है। आखिर कृषि और बागवानी के क्षेत्र में क्या कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं बागवानी आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा साहब से। हमारा जो संस्कृति है उसमें बहुत सी विविधता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कृषि में भी विविधता है। और जब विविधीकरण होता है तो अपने आप में अच्छा भी लगता है और हमारे सामने जो है बहुत सारे विकल्प भी सामने रहते हैं। तो इसी तरह से भारत की कृषि भी अपने रूप में आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे विकल्प हैं जो किसानों के लिए सामने हैं और उनको किसान अपना करके जो है निरंतर जो है लाभ कमाता रहता है। चाहे आप बात करें पल्सेस की बात करें, दाल वाली फसलों की बात करें, तिलहनी की फसलों की बात करें, खाद्यान्न फसलों की बात करें, तो कई चाहे बागवानी की बात करें, बागवानी में फलों की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, इसके साथ साथ जो है मशरूम, खुम्बी की खेती, मधुमक्खी पालन, ऐसे बहुत सारे विषय जो है विविधीकरण के रूप में जो है हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। पहली बात तो मैं करूँगा हमारी अच्छी किस्मों की, क्योंकि अच्छी और उन्नतशील किस्में जो बनाई गई हैं जिसमें कि अच्छी गुणवत्ता है, अधिक उत्पादन मिलता है और कीटों एवं रोगों के लिए उसमें रोगरोधी क्षमता होती है या कुछ विशेष प्रकार के गुण भी होते हैं। तो इस प्रकार की जैसे गुणनशील वाली जो किस्में हैं उनका जो है किसानों को चुनाव करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे आदान हैं जिसमें हम चाहे ये कहेंगे कि फर्टिलाइज़र्स है और विभिन्न प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत सारे अभी फर्टिगेशन जैसे आने लगा है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई विधि जो चलने लगी है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार के जो है पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी जो कि लिक्विड के रूप में रहें। अभी तक तो हम ये कहते थे कि किसान जो है मधुमक्खी पालन करे उससे जो है मधु मिलेगा, नहीं, ये तो बात एक तरफ है, ये फ़ायदा तो है ही किसान को, लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जो ये मधुमक्खियाँ करती हैं वो कार्य है कि हम वो जो है पॉलिनेशन का जो सेवाएं देती हैं उन सेवाओं को हम लोग कभी जो है गिनती में नहीं लाते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है बढ़ करके कई गुना हो जाता है। अगर हम मधुमक्खियों के जो बॉक्सेस हैं वो खेतों में रख देते हैं, चाहे वो हमारी तिलहनी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अगर हम बॉक्स रख देते हैं तो एक सामान्य रूप जो फसल है उससे कई बार 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक की उपज जो फसलों पर निर्भर करती है। जैसे एप्पल है, सेब में अगर हम जो है ये बॉक्स नहीं रखेंगे तो हमारी गुणवत्ता जो
जो उपज है वो बढ़ेगी नहीं, वो घट जाएगी। तो ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। इसी प्रकार से जो ये मधुमक्खी पालन है, इसके साथ साथ जो मुझे एक विशेष तौर पे जो मैंने देखा कि मधु जो मिलता है, हमें शहद मिलता है मधुमक्खियों के छत्ते के, उसके अतिरिक्त जो मधुमक्खियों में जो विष होता है, उस विष को भी कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो एक रॉयल जेली जो बनती है छत्ते से, उसके बारे में बहुत महंगी बिकती है, जिसका सोने के भाव में जो है ये इसका जो मधुमक्खी का विष और रॉयल जेली जो बिकती है, कैसे किसान बना सकते हैं। और साथ साथ जो है प्रोपोलिस एक तत्व जो है मधुमक्खी से एक बनाया जाता है, उसको भी कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, खेती किसानी को अगर अनिश्चितताओं का क्षेत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर कृषि को व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से किया जाए तो ये आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह कृषि में विविधीकरण अपनाकर सफलता हासिल की जा सकती है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि सीहोर जिला जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और उसमें गांव मोगराराम की बात हम आज आपसे कर रहे हैं। बहुत सारी विविधताएं हैं हमारी कृषि में। किसान बहुत सारे कार्यक्रम करता है अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। लगातार मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम में अगर एक फसल लेता है तो प्राकृतिक प्रकोप की संभावना होती है। ऐसे हम देख सकते हैं बहुत सारी फसलें किसान लगाता है। कृषि विविधीकरण की बात कर रहा है किसान, जहाँ पे दलहनी फसलों में मसूर भी लगाया हुआ है, चना भी लगाता है, मटर भी लगाता है। अनाज वाली फसलों की बात करें तो गेहूँ की बात करता है। कृषि उद्यान की जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, कृषि उद्यान की कृषि प्रणाली है, उसको भी किसान लगाता है। उसमें सब्जी फसलों का समावेश भी कर रहा है, कृषि फसलों का समावेश भी कर रहा है और प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहा है। ऐसे बहुत सारे किसान सीहोर जिले पे हैं। आइए आज हम बात करते हैं एक उन्नतशील किसान, एक प्रगतिशील किसान जो एक अच्छा लाभ अपनी खेती से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मौसम में भी, ऐसे बदलते मौसम में भी, ऐसी समस्याओं के होते हुए भी, जहाँ पानी की समस्याएँ भी हैं किसान के साथ, प्रकृति अपने आप में भी एक समस्या है, उसके बावजूद भी किसान नवीन तकनीकों को अपना के अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करके, अपने कृषि महाविद्यालय से संपर्क करके, अपने जो विस्तार कार्यकर्ता है उनसे संपर्क करके नवीन तकनीकों को लेता है और अपनी कृषि में उनका समावेश करता है और अच्छा लाभ प्राप्त करता है। आइए हम आज बात करते हैं एक उन्नतशील किसान, ग्राम मोगराराम के उन्नतशील किसान श्री अमर सिंह जी से। हाँ साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं ग्राम मोगराराम से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप खेती में? ऐसे मौसम पे कैसे आपको लाभ हो सकता है? बहुत सारी फसलें आपने लगाई हुई हैं। पहले कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मुझे आंवला के पौधे लगवाए गए थे। ये 40 पौधे उन्होंने अपनी तरफ से दिए थे। 30 पौधे मैंने अपने खरीद के लगाए थे। यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी के कारण मैंने 2 किलोमीटर दूर से साइकिल से पानी डाल के और पौधों को तैयार किया है। अब उसमें फसल आती है, हर वर्ष 25-30 हज़ार की फसल हो जाती है, पर थोड़ा रेट कम मिल रहा है इस वजह से, नहीं तो फसल बहुत अच्छी आ रही है उसमें। अभी भी देखेंगे थोड़े ओले से नुकसान हो गया है। और एक एकड़, आधी एकड़ में लहसुन है, आधी एकड़ में प्याज है, तो 2-3 एकड़ में गेहूँ है और 2-3 एकड़ में मसूर लगाई थी। सभी तरह की फसल लगाई हुई, 1 एकड़ में चना लगाया हुआ है। तो किसी में कुछ नुकसान हो जाता है तो दूसरी फसल में लाभ मिल जाता है। इसी तरह से थोड़े आम के 50 पेड़ आम के भी लगे हुए, जाम के लगे हुए, सौ फल। जैसा भी आपने कहा अमर सिंह जी, हमने आम भी लगाया है, जाम भी लगाया है। एक तो बदलते मौसम की बात की, दूसरा इसका ये भी हो सकता है किसान को लगातार पैसा चाहिए, तो आपका आम जाता हो तो आंवला मिलता होगा, आंवला जाता होगा तो जाम मिलता होगा। ऐसा कुछ सोच के लगाया? हाँ सर, ऐसे है कि आंवले की फसल आती है, जाम फल की फसल आती है, तो जब कुछ भी पैसा हाथ में रहता है तब इसकी फसल आती है। और बीच में कुछ सब्जी लगा लेता हूँ, गोभी लगा लेता हूँ, टमाटर लगा लेता हूँ, उस समय ये पैसा हाथ में आ जाता है। अब ये चैत के महीने में गेहूँ का और चना मसूर का पैसा हाथ में आ जाता है, इसलिए हमेशा रोलिंग बना रहता है। अच्छा अमर सिंह जी, दूसरे किसान कहते हैं कि एक समस्या होती है, प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आपको क्या उसका असर अपनी फसल पे पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी फसल आप लगाते हैं, तो क्या उसका असर कम होता है कि आपको भी पड़ता है? नहीं, सभी किसान को पड़ता है। मुझे तो आपके साल मेरे पे भी ज़्यादा पड़ा है, मसूर में, धनिया में और चने में और आंवला में। लेकिन दूसरी फसलें आपको सपोर्ट कर देगी, उससे आपको पैसा प्राप्त हुआ। हाँ। कृषि फसलों के साथ साथ क्या आपने पशुपालन को भी अपने लिए हुए हैं? क्योंकि जैविक खेती की बात भी आप करते हैं। जैविक खेती भी, वो गोबर गैस है, केचुआ गड्ढे है, उससे तैयार करता हूँ। मवेशी भी 8-10 मवेशी
रखे हुए हैं, दूध का भी उत्पादन हो जाता है, साथ में खाद मिल जाता है। तो आपके पास कितनी ज़मीन होगी अमर सिंह जी अपने? मेरे पास वैसे तो मेरा नाम 3.5 एकड़ ज़मीन है, पिताजी की कुल मिला के 7-8 एकड़ ज़मीन। 8 एकड़ ज़मीन में आप खेती करते हैं। हाँ। इसे मोटे तौर पे आपका बगीचा भी 2-3 एकड़ में आपका दिख रहा है। हाँ, 2-3 एकड़ में बगीचा भी है, 1 एकड़ में चना है, 1 एकड़ में धनिया था और 2-3 एकड़ में मसूर थी। अच्छा, और लहसुन है, प्याज है। अच्छा अच्छा, इन कृषि फसलों से साल में कितना पैसा आपको प्राप्त होता है, मतलब एक सीजन पे? एक सीजन में लगभग 2 लाख के करीब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। साल में कितना आप? और खर्चे आपके साल फसल कम हुई है तो इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है, 60-70 हज़ार रुपये खर्च आ गया है। 60-70 हज़ार खर्च आ गया है। तो अपने पास अगर हम बात करें कि 7 एकड़ ज़मीन है, मवेशी है, तो एक साल में कुल कितना पैसा आपको मिलता होगा और कितना खर्च होता है, लाभ कितना आपको प्राप्त होगा, वो थोड़ा सा बताएं। लाभ 1-1.25 लाख के करीब होता है बस, उसमें एकड़ से नहीं, पूरी जमीन से। हाँ। और मवेशी का 1 लाख रुपए। पानी हो तो 1 एकड़ से मिल जाता है इतना पैसा तो। अच्छा, पानी की बहुत कमी है, पानी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा, पानी की समस्या होने के बावजूद भी आप इतना 1.5 लाख रुपए आमदनी का बात कर सकते हैं। हाँ, इस वर्ष बिल्कुल। बदलते मौसम में भी आपको इतना मिलने की संभावनाएं हैं। रिलाई हुई थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं है बिल्कुल है। मेरा मानना है कि अन्य किसान भाई जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऐसी विविधतापूर्ण खेती करने की आवश्यकता है जिससे हमें प्रति इकाई क्षेत्र से ज़्यादा लाभ हो। चाहे इसमें चना फसल भी हो, कृषि फसलों में गेहूं भी हो, मक्का भी हो, आपका आम भी हो, आंवला भी हो, बीच में प्याज हो, लहसुन भी हो और साथ साथ पशुपालन हो। तो अगर ऐसा करते हैं तो जैसे अमर सिंह जी बात कर रहे हैं कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख हमारा मवेशी से मिल जाता है, 1.5-2 लाख रुपए हमें कृषि फसलों से मिल जाता है, तो 2.5-3 लाख रुपए 7 एकड़ का किसान भी आराम से साल में कमा सकता है। मेरा मानना अन्य किसान भाई ऐसे सफल किसानों की कहानी की सुनेगा और अपनी खेती को उन्नत करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान दिन प्रतिदिन सभी क्षेत्र में बढ़ रहा है। स्वाभाविक है, इसमें कृषि भी शामिल है। आज खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों की मदद से महिलाएं किस तरह व्यावसायिक तौर पर सक्षम हो सकती हैं, आइए जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास से। और आजकल तो काफ़ी गांव ऐसे हो गए हैं जहां पुरुष गांव में शहर में नौकरी करने आ जाता है और केवल महिला ही अपने सारे कृषि कार्य करती है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का सक्रिय योगदान हो। और जब सक्रिय योगदान की बात करते हैं तो इसमें हमें देखना होगा कि महिलाओं को भी कृषि के लिए आकर्षित करने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी नए रोजगारों की। जब रोजगारों की बात आती है तो जब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या वैल्यू एडिशन की बात आती है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। कई बार हम सब्जियां ज़्यादा पैदा कर लेते हैं और सब्जी जब पैदा ज़्यादा हो जाती है तो बाजार में भाव गिर जाता है। जैसे आज की अगर हम बात करें, आज देश के कई हिस्सों में टमाटर का भाव काफ़ी गिरा हुआ है। इस जो गिरा हुआ भाव है, इसमें अगर हम टमाटर को बाजार में बेचने आते हैं तो हमारी उत्पादन लागत भी नहीं निकल पाती है। लेकिन इसी टमाटर को इस समय अगर हम गाँव पे लेवल पर प्रोसेस कर लें, उसकी सॉस बना लें, चटनी बना लें, उसके उत्पाद बना लें, तो जब भाव बढ़ेगा उसमें अगर बाजार में बेचते हैं तो हमारे किसान में जो महिलाएं हैं इनकी आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसी तरह से कच्चा आम है, अभी आने वाला है, तो कच्चा जब आम आता है, कई बार आंधी आती है, तूफान आता है, जिससे सारे आम गिर जाते हैं, काफ़ी कच्चे आम गिर जाते हैं। गिरने की वजह से बाजार में भाव गिर जाता है। इस कच्चे आम का अगर अचार बनाती हैं तो उनकी आमदनी बढ़ जाती है और गांव में उनकी और ज़्यादा इनकम हो सकती है और यह कार्य वो घर में बैठ के कर सकती है। इसी तरह से जो नूडल्स बनाने का काम है वो भी महिलाएं घर में बैठ के कर सकती हैं। बिस्किट बनाने का काम महिलाएं घर में बैठ के कर सकती हैं। बहुत से ऐसे कृषि कार्य हैं जो कृषि से संबंधित कार्य हैं जिनको अगर महिलाएं करती हैं तो उनकी आमदनी भी बढ़ती है। और आजकल तो हमारे जितने भी शोध संस्थान हैं उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से कृषि यंत्र निकालने शुरू कर दिए हैं कि निराई के लिए वो कैसे उनकी कम से कम ताकत लगने से ज़्यादा निराई का काम हो, उसके लिए व्हील हैंडों का आविष्कार किया। तो उसका भी अगर आप प्रयोग करती हैं तो आपकी जो क्षमता बढ़ जाती है और आपकी कृषि कार्य ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं। इसी तरह से भिंडी की तुड़ाई के लिए एक अलग यंत्र बनाया है, मक्का निकालने उसके लिए अलग यंत्र बनाया है, मूंगफली से अगर गिरी निकालनी है उसके लिए यंत्र बनाया है। और ये सभी यंत्र इस प्रकार के बनाए हैं कि जिनको महिलाएं बड़े आसानी से चला के उससे ज़्यादा लाभ कमा सकती हैं। और तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृषि में महिलाओं का बहुत ही विशेष योगदान है और महिलाओं को नई तकनीक की जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है और महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे तो देश के विकास में काफ़ी अच्छा उनका योगदान हो सकता है। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। देशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।